अद्य वयं शुक्तिमौक्तिकम् इति पाठस्य चतुर्थश्लोकात् पश्यामः। चतुर्थश्लोकः अस्ति पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति नद्यः स्वयं एव अम्ब न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु शस्यं न अदन्ति शतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सुभाषित रत्न भंडारात् संकलितः अयं श्लोकः अस्ति। अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल निश्चय ही फसल नहीं खाते हैं, सज्जनों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती है। अस्मिन् श्लोके प्रथम वाक्ये वयं पश्यामः पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भ। अत्र नद्यः कर्तृपदमस्ति, कर्तापदमस्ति, पिबन्ति क्रियापदमस्ति। अस्मिन् श्लोके यदि प्रश्नं पृच्छेत् यत् नद्यः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम् अस्ति, उत्तरं भवति पिबन्ति। अस्मिन् श्लोके जलम् इत्यर्थे अपरं समानार्थक शब्दं किम् अस्ति, उत्तरं भवति अम्भ। अदन्ति शब्दस्य समानार्थक शब्दम् अस्ति खादन्ति। वारिवाः इत्यर्थे पर्याय शब्दम् अस्ति मेघा। शतां पदस्य समानार्थक शब्दम् अस्ति सज्जनानां। शताम् इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति, शताम् इति पदे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। षष्ठी विभक्ति शतां समानार्थक शब्दं सज्जनानाम् अस्ति। विभूतयः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं प्रयुक्तम् अस्ति। पंचम श्लोकः अस्ति गुणेस्यैव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे गुणैः समः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति पुरुषः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणयुक्त दरिद्र अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। मृच कटितात् संकलितः अयं श्लोकः अस्ति। अस्मिन् श्लोके कथितम् अस्ति यत् पुरुषः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। किमर्थम्, यत् गुणयुक्तः दरिद्र अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति मनुष्य को हमेशा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवानों के बराबर नहीं होता है, अर्थात उससे महान ही रहता है। जो गरीब व्यक्ति है अगर वो गुणवान है तो गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ माना गया है। यह इस श्लोक का मुख्य भाव है। इसलिए कहने का भाव है कि हमें गुणवान बनना चाहिए।
अब अत्र श्लोका अस्ति आरंभ गुरुवी क्षयण कर्मेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वात् पराद्विना छाएव मैत्री खलसज्जनानाम् नीति सत्कात् अयं श्लोकः अस्ति। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति आरम्भ गुर्वी कर्मेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात् च वृद्धिवती दिनस्य पूर्वार्थ भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। भर्तृहरि कवि अस्मिन् श्लोके कथितम् अस्ति यत् अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति दुष्टों की मित्रता के समान, दुष्टों की मित्रता के समान दोपहर के पूर्व की छाया होती है। दोपहर के पूर्व की छाया कैसे होती है? तो दुष्टों के मित्रता के समान होती है, जो पहले तो अधिक रहती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। और सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, जो पहले तो कम रहती है, बाद में अधिक होती जाती है। इन दोनों के मित्रता का अंतर बताया गया है कि जो दुष्ट की मित्रता होती है वो अचानक अधिक रहती है लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और अंततः वह मित्रता बनी हुई रहती है। इसके बाद श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोग। भामनी विलास इति ग्रंथात् अयं श्लोकः संकलितः अस्ति। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति हंस मही मंडल मंडनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालय सह विप्रयोगः भवति। अस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति भूमंडल को अलंकृत करने के लिए, पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाए उन्हें कोई हानि नहीं होती है। हानि तो उन्हीं सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। एक बार पुनः देखेंगे, पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाए उनकी कोई हानि नहीं होती है। हानि तो उन्हीं सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। वियोग का तात्पर्य होता है अलगाव। कवि के कहने का भाव यह है कि हंस जहां भी रहते हैं सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी जहां रहते हैं उस सभा में, उस स्थान की वे विद्वान लोग शोभा बढ़ाते हैं। अतः विद्वान जहां भी जाएंगे वहां उनको सम्मान मिलता है। अगर विद्वान किसी सभा से, किसी स्थान से चले जाते हैं तो इसमें विद्वानों की कोई हानि नहीं होती है, अपितु हानि तो समाज या उस स्थान की होती है जहां पर ऐसे विद्वान लोग नहीं रह पाते हैं। कहा भी गया है कि राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की सभी जगह सम्मान मिलता है। जो भी एजुकेटेड पर्सन है वो यहाँ के बदले अगर उनको कोई जीविका के लिए जाना है तो बाहर चले जाते हैं, दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे जॉब करते हैं, वहाँ उनको सम्मान मिलता है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और इस श्लोक में
महीम मंडल मंडनाय, इस शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। मरालय स शब्दस्य अर्थ हंसय स अस्ति। मरालय शब्दस्य अर्थ किम् अस्ति? समानार्थक शब्द हंसय। मरालय श शब्दस्य अर्थ अस्ति हंसय स। विप्रयोग इति शब्दस्य अर्थ आसक्ति रहित। विप्रयोग शब्दस्य अर्थ आसक्ति रहित। पृथक अर्थ श्लोकास्ति गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति तेने गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। पुनः पश्यामः गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति तेने गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आसाद्यतोया नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम् आसाद्य अपेया भवन्ति। हितोपदेशात् अयं श्लोकः संकलितः अस्ति। हितोपदेशस्य रचनाकारः कः अस्ति? हितोपदेशस्य रचनाकारः नारायण पंडितः अस्ति। अस्मिन् श्लोके कथितम् अस्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात गुणवान व्यक्ति गुणवानों के संगति में रहकर गुणवान बने हुए रहते हैं। गुणवान व्यक्ति गुणवानों की संगति में रहकर गुणवान बने हुए रहते हैं। वे गुणहीन को प्राप्त कर दोष युक्त हो जाते हैं। वे गुणहीन को प्राप्त कर दोष युक्त हो जाते हैं। आसाद्य तोया नद्यः प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती है। आसाद्य तोया शब्द का अर्थ हुआ स्वादिष्ट जल वाली, ये विशेषण शब्द है। आसाध्य तोया, तोया शब्द का अर्थ जल होता है, तो स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती रहती है। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, परंतु समुद्र को प्राप्त कर नहीं पीने योग्य हो जाती है। समुद्रम आसाद्य, आसाद्य का मतलब प्राप्त कर, अपेया नहीं पीने योग्य हो जाती है। अपेया, न पेया, नए समास। पेया मीन्स पीने योग्य, अपेया मतलब नहीं पीने। स्वादिष्ट जल वाली नदियां तो बहती रहती है, लेकिन समुद्र में जब जाकर वो मिलती है तो वो पीने योग्य नहीं रह पाती है। तो तात्पर्य यही है यहाँ कि व्यक्ति को गुणवानों के साथ ही रहना चाहिए, तभी वो उसके गुण जो है वो दिखते हैं, स्पष्ट रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर वो गुणहीन के संपर्क में चले जाते हैं तो उनके गुण भी धीरे धीरे अवगुण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि बहुत स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ गंगा जल जैसे पीने योग्य है। जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री से, वहाँ के जल बिल्कुल ही शुद्ध हैं। वृक्षों से अनेक तरह के पादपों से मिले हुए वे जल पीने योग्य है। कई तरह के औषधियों के काम में भी लाए जाते हैं। लेकिन जब वहीं गंगा नदी जाते जाते समुद्र में मिल जाती है तो वहाँ के जल फिर अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह पाता है, क्योंकि अनेक तरह के अवकर जो है रास्ते के वे मिलते जाते हैं। तो कवि के कहने का भाव यह है कि गुणों की सार्थकता गुणों के पार्थियों के पास ही होती है। निर्गुण के पास पहुंचकर तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का जल
स्वादिष्ट एवं मधुर होता है, परंतु समुद्र के संपर्क में आने पर वही मधुर जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए। इस श्लोक में गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसमें निर्गुणम प्राप्य का तात्पर्य हुआ गुणहीन को, प्राप्य का अर्थ हुआ प्राप्त कर, प्र उपसर्ग आप धातु लय प्रत्यय, प्राप्य का मतलब प्राप्त कर। आसाद्य तोया शब्द का अर्थ हुआ स्वादिष्ट जल वाली, तोया का मतलब जल, प्रवहंती का अर्थ हुआ बहती है, प्रोपसर्ग वह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बहती है। नद्य शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नदी नद्यौ नद्य बहुवचन है। समुद्रम समुद्र को, आसाद्य का मतलब प्राप्य। भवंती अपेया संधि विच्छेद होगा, भवंती अपेया, भवंत्य पेया यन संधि के अनुसार ई का य हो गया है, तो भवंती अपेया, क्रिया भवंती है, अपेया नहीं पीने योग्य।